हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हमने दो प्रैक्टिस सेट अब तक कर लिया। प्रैक्टिस सेट क्या मतलब रिवीजन रिवीजन हमने कर लिया है और इसी नेट के लिए रिवीजन करवा रही थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे। तो आज हम इसमें तीसरी वीडियो देखेंगे और पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन इसमें। ठीक है, और अगर आपने पहले वाली नहीं देखी है तो थोड़ा सा प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और पहले वाली भी देख लीजिएगा। दोनों वीडियो जो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। भारत में सिविल सेवाओं के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सिविल सेवाओं के का जो आरंभ था, ठीक है, सिविल सेवाओं का जो आरंभ था उसको संगठित और स्वरूप प्रदान करने का कार्य लॉर्ड वेलिजली ने किया। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा में भारतीयों को कुछ आरक्षित पदों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो है वो सही है कि लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा में भारतीयों को कुछ आरक्षित पदों पर क्या किया है, कार्य करने की अनुमति प्रदान की थी। थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि इसको जो व्याख्या दिया है थोड़ा सा जरूर पॉज करके देख लीजिएगा। कोड ऑफ डायरेक्टर्स इसके बारे में बहुत पूछता है, ये भी देख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासी निकाय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके स्थान पर भर्ती होने वाले नए सदस्यों को 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इंग्लैंड के हेलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ठीक इसकी स्थापना की गई थी। और दूसरा है लॉर्ड लिटन ने आयु सीमा कम करके, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने आयु सीमा कम करके करीब 19 वर्ष इसने आयु सीमा कम कर दी थी। जो सिविल सर्विस की आयु सीमा थी 1978 कर दी थी, और दूसरी 19 वर्ष 1978 में कर दी थी जो लॉर्ड एक्ट आया था वर्नाकुल। और उसने संवैधानिक सिविल सेवा आरंभ की जिसमें कुल पदों के छठे भाग को भारतीय उच्च परिवारों द्वारा प्रासंगिकता के रूप में भरे जाने के लिए रखा गया था। तो लॉर्ड लिटन ने ये उम्र जो है अभी हम पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो इसकी उम्र जो है उसने कम कर दी थी लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, और जैसा कि 1806 में वेलीजली ने भर्ती हुए जो नए सदस्य थे सिविल सेवा के लिए, तो प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की इसने स्थापना की थी लॉर्ड वेलीजली ने। ठीक है, और 1806 में इस कॉलेज में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासी निकाय जो था, जो हमने अभी पढ़ा, तो इन्होंने इसको अस्वीकृत कर दिया था। और लॉर्ड लिटन ने आयु सीमा कम करके 19 वर्ष जो 78 का इसका एक्ट था उसमें इसने कम कर दिया था। ठीक है, ये दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। 32 है यंग बंगाल आंदोलन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांगे उठाई गई थी। उच्च श्रेणी की सेवाओं में भारतीयों का प्रवेश, विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंध लगाने पर वो विदेशी ब्रिटिश कॉलोनियों में रह रहे भारतीय श्रमिकों के साथ बेहतर व्यवहार। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 2 3, इसमें तीनों ही सही है। यंग बंगाल ने हिंदू धर्म की धार्मिक और सामाजिक रूढ़िबद्धता के समय बौद्धिक चुनौती प्रस्तुत की। उन्होंने अनेक सामाजिक सुधारों का समर्थन किया जैसे जातिगत वर्गीकरण से बाल विवाह निषेध, कुलीन बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध आदि। डेरेजियो ने जो थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर राजा राम मोहन राय की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया था। ठीक है, उदाहरण के लिए उन्होंने उच्च श्रेणियों की सेवाओं में भारतीयों का प्रवेश, दमनकारी जमींदारों से रहितों की स्वतंत्रता और मुकदमों की सुनवाई जूरी द्वारा किए जाने की मांग की थी। 33 क्वेश्चन है 19वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीयों को पूर्ण रूप से सिविल सेवाओं से बाहर रखा गया था क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि ब्रिटिश प्रशासन केवल अंग्रेज कर्मियों द्वारा ही दृढ़ता प्रस्थापित किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इन आकर्षक पदों पर नियुक्ति हेतु यूरोपीय लोगों के मध्य भी उच्च प्रतिस्पर्धा जो है वो थी विद्यमान थी। ठीक है, और जो कूट है उसके अनुसार हम देखेंगे तो सी सही है, एक और दो दोनों ही बातें इसमें सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पुलिस व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग ने जमींदारों को उनके पुलिस संबंधी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया था। और दूसरा पॉइंट है लॉर्ड कार्नवालिस ने दरोगा के अधीन थाना प्रणाली की स्थापना कर पुलिस बल को नियमित बनाया। तीसरा पॉइंट है संपूर्ण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीयों को उच्च पदों पर से बाहर रखा गया था। और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल दूसरा जो है वो
इसमें पूछा है कि कथा जो सही है और बाकी ये सही नहीं है। ठीक है, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसमें क्या दिया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पुलिस व्यवस्था के संबंधित पर विचार करें। तो ये है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, तो केवल दो सही है, यानी दूसरा। ठीक है, बाकी पहला और तीसरा सही नहीं है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि क्यों सही नहीं। जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारों को उनको पुलिस संबंधी कर्तव्य से मुक्ति किए थे, न कि लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। तो ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा ये पूछा है, तो लॉर्ड किसके द्वारा मना किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो ये अंतर है। ठीक है, और हम देखते हैं तीसरा वाला। और जैसे अभी हमने इसके बारे में तो बात कर ही लिया था, कलेक्टर मजिस्ट्रेट आदि के बारे में। तो दूसरा सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने धानुक कर पुरानी प्रणाली का आधुनिकीकरण किया था। वो भी हमने अभी पिछले जो वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा, पढ़ लिया होगा, और एक बार आप पहुंच करके चाहे दोबारा पढ़ लीजिएगा अगर आपने पहले का नहीं देखा। तो कथन 3 सही है कि भारतीयों को सभी उच्च पदों से बाहर नहीं रखा गया था। दरोगा का पद भारतीय द्वारा ही संभाला जाता था, और 1902 के पुलिस कमीशन द्वारा पुलिस बल में अधिकारियों के पद पर शिक्षित भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, परंतु उन्हें ओहदे रैंक में उन्हें रोक दिया जाता था जहां से यूरोपीय अधिकारियों के रैंक आरंभ होते थे। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण प्रगति में इलिंगटन आयोग 1912 और ली आयोग, ठीक है, ली आयोग 1924 सम्मिलित है। ली आयोग कब? 1924 में, और इलिंगटन आयोग जो था वो आया 1912 में। तो संस्कृतियों के आधार पर पुलिस बल की वरिष्ठ रैंकों को पर्याप्त रूप से भारतीयकरण हुआ। इलिंगटन आयोग द्वारा मेधावी भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इलिंगटन आयोग जो था। 1919 के अंत में आईपीएस का 33% कोटा भारतीयों के लिए निर्धारित कर दिया गया था। आईपीएस का जो कोटा होता है पुलिस में सबसे जो बड़ा अधिकारी होता है आईपीएस। और 1824 में यह कोटा बढ़ाकर 50% ली कमीशन द्वारा, ठीक है, यह कोटा 1824 में बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया था। 35 क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम में सभी कामगारों हेतु साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफी बागानों पर लागू होता था। इसने पुरुषों और महिलाओं के काम के घंटों को विनियमित किया। ठीक है, और 35 क्वेश्चन है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए केवल एक सही है इसमें। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा 1891 का जो अधिनियम था इसके द्वारा क्या किया गया? सभी कामगार जो थे उनको साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई थी। पहले साप्ताहिक अवकाश जो होता था वो नहीं होता था। इसमें कई प्रावधान सम्मिलित थे, जैसे कि बच्चों की न्यूनतम आयु अधिकतम आयु में वृद्धि की गई थी। जैसे 7 से बढ़ाकर बच्चों की जो कम 7 से कम वर्ष के बच्चे भी काम करते थे तो उनको बढ़ा के 9 कर दिया गया। 7 वर्ष तक के बच्चों को काम करने के लिए मनाही हो गई, और 9 वर्ष में 12 वर्ष बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया था। सभी कामगारों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये सही है। और एक बार आप इसे पढ़ा लीजिएगा, देख लीजिएगा। 36 है, सैयद बंधुओं के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार किया। हमने पिछले वीडियो में सैयद बंधुओं की बात की थी, तो जैसे कि उन्होंने फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन प्राप्त करने में सहायता की थी, तो ये बात सही है। ठीक है, और दूसरी बात, उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। और राइट ऑप्शन देखिए सी है, एक और दोनों ही बातें सही है। सैयद बंधु का नाम ध्यान रख लीजिए। सैयद बंधु जो थे अब्दुल्ला खान और हुसैन खान थे। इन दोनों को, ये भाई थे दोनों, और इन सैयद बंधु कहा जाता है। और इन्होंने फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाने में बहुत मदद करी थी। ठीक है, 1707 में सम्राट औरंगजेब की जैसा की मृत्यु हो गई थी। उसके पास जो अराजकता फैली थी, आपस में सब शासक बनने के लिए हुए थे, आपस में संघर्ष हो गया था। 1710 के दशक में उन्होंने इच्छा मुगल सम्राटों को राजा बनाया और अपदस्थ किया। और औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने सैयद बंधु को मुगल दरबार के एक प्रभावशाली प्रशासन चिन्ह खिलिज खां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निजामुल मुल्क की सहायता से भाइयों को पराजित किया था और राजगद्दी पर अधिकार किया था। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 में हो गई और उसके उत्तराधिकारी जहांदार शाह की सैयद बंधु के आदेश पर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जहांदार शाह के बाद उसके उत्तराधिकारी की हत्या कर दी गई थी। और 1713 में जहांदार शाह का भतीजा फर्रुखसियर सैयद बंधु की सहायता से बादशाह बना था, और उसके शासन काल में इस सैयद बंधु प्रभुत्व स्पष्ट दिखने लगा।
राज्य पर उसका एकाधिकार था और बादशाह केवल नाम मात्र का, जो फर्रुखसियत था, नाम मात्र का शासक बना रहा। सैयद बंधुओं ने मुगल दरबार में निजाम उल मुल्क के प्रभाव को कम करने हेतु उसे मुगल दरबार से दूर दक्षिण में भेजने की साजिश करी थी और 1719 में सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को अंधा कर अपदस्थ कर उसकी हत्या भी कर दी थी। कथन दो सही है कि सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया और वे जजिया उन्मूलन, राजपूतों के प्रति समझौता अधिनियम के लिए उत्तरदायी भी थे और उन्होंने राजा रतनचेत को दीवान नियुक्त किया था और हिंदुस्तानी दल के गठन के भी उत्तरदायी थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सम्मिलित थे। उनकी मैत्रीपूर्ण नीति के कारण राजपूत सैयद बंधुओं के सशक्त समर्थक थे। 37 शस्त्र अधिनियम 1878 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीयों और यूरोपीय लोगों को बिना लाइसेंस के शस्त्र रखने का रोकना था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल दौरान इसे निरस्त किया गया। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा न तो एक न ही दो, यानी दोनों ही चीजें इसमें सही नहीं है। शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटर के शासनकाल के दौरान पारित किया गया था और इसमें क्या दिया है कि शस्त्र अधिनियम 1800 संदर्भ में बिना लाइसेंस के शस्त्र रोकने से रोकना था। ठीक है, वहां किया गया था और जिसने के अंदर पूरे भारत में शस्त्र रखने लाइसेंस प्रणाली को लागू किया गया था और किंतु यूरोपीय और एशियाई लोगों को इससे छूट प्रदान की गई थी। इसलिए प्राथमिक उद्देश्य भारतीय लोगों को बिना लाइसेंस के जो है आग्नेयास्त्र रखने को रोकना था। और दूसरा था शस्त्र अधिनियम कभी भी निरस्त नहीं किया गया, बल्कि लॉर्ड रिपन द्वारा इसे अवांछनीय नस्लीय रिवायतों द्वारा समाप्त करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया। 38 क्वेश्चन है सहायक संधि की नीति के संदर्भ में अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना भारतीय शासकों को किसी भी यूरोपीय को नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी। भारतीय राज्यों के शासकों को ब्रिटिश सैनिकों की अस्थायी रेजिमेंट की नियुक्ति के हेतु विवश किया गया। अंग्रेजों ने राज्य के आंतरिक मामलों हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। ठीक है, और इसमें से कौन सा है जो सही है? ठीक है, राइट ऑप्शन जैसा कि डी है 1 2 3। ठीक है, तो ये चीजें जरा से एक बार आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और अच्छी तरीके से ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन से अलग जो आंसर व्याख्या होती है उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंपनी के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? तो जैसा कि फर्रुखसियर का जो फरमान था उसे मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। 1770 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर फरमान, जिसे ईस्ट इंडियन कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इस द्वारा कंपनी को गुजरात, बंगाल आदि महत्वपूर्ण विषय कर पाते। इसकी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी कि 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले बंगाल में कंपनी का आयात और निर्यात अतिरिक्त सीमा शुल्क से जो है मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, और कंपनी को ऐसी वस्तुओं को परिवहन हेतु दस्तक जारी करने की अनुमति दी गई। कंपनी को कलकत्ता के आसपास की भूमि किराए पर लेने की अनुमति दी गई थी और सूरत में 10,000 रुपए वार्षिक भुगतान के इस बदले कंपनी को सभी शुल्कों से छूट प्रदान की या घोषित किया गया। बंबई में निर्मित कंपनी के सिक्के का प्रचलन पूरे साम्राज्य में होगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद के विस्तार की निम्नलिखित में से किन किन कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया था? पहला है पश्चिमी विचारधारा और शिक्षा का उत्थान, दूसरा है राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का विकास, तीसरा उन्नत परिवहन संचार संपर्क। राइट ऑप्शन है डी 1 2 3। ठीक है, तो इसमें कथन एक इसलिए सही कि 19वीं सदी के दौरान आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रसार वस्तुतः आधुनिक तार्किक और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण को आत्मसात करना। दूसरा सही भारतीय राष्ट्रवादी विचार भारतीयों द्वारा देशभक्ति व आधुनिक आर्थिक इतिहास, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचारों का संदेश प्रसारित करने के साथ साथ अखिल भारतीय चेतना का विकास करने का माध्यम प्रेस था। ठीक है, और तीसरा सही है कि इसके अतिरिक्त भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार के रेलवे और संचार प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 41 क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित घटनाक्रम पर विचार करें। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, दांडी मार्च, दांडी यात्रा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि घटनाक्रम पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कोई घटना का सही कालक्रम कौन सा है? ठीक है, राइट ऑप्शन जैसा कि एक है पहले साइमन कमीशन आया। ठीक है, कब आया? अगस्त 1928 में आया। दूसरा क्या है? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट दूसरा है और तीसरा है
डांडी मार्च। ठीक है, जैसा कि डांडी मार्च जो था वो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था मार्च मार्च में, ये आया बाद में। तो पहले क्या आया है, पहले दूसरा है, ठीक है, यानी साइमन कमीशन। फिर है नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में आई थी, नेहरू रिपोर्ट। और उसके बाद इस साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट, और उसके बाद फिर आ जाता है जैसा कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की यात्रा आरंभ हुई थी, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा ये कमलवार सांप्रदायिक सुधार 1932 में, ठीक है। ये 1928 में नेहरू, पहले साइमन कमीशन है मार्च में, फिर बाद में ये नेहरू नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और इस तरीके से इनका क्रम बन जाएगा 2 1 3 4। 42 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद घटी? तेलंगाना संघर्ष, वर्ली विद्रोह, तेभागा और वायलर विद्रोह। और राइट ऑप्शन है डी, 1 2 3 और 4, ठीक है। तेलंगाना संघर्ष 1946, वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में 1945-47 दौरान हुआ, किसान विद्रोह था तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था, वायलर त्रावणकोर रियासत में 1946 में हुआ एक समाजवादी विद्रोह था त्रावणकोर वायलर, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 42 का डी है, हाँ 42 का डी है, 43 क्वेश्चन, ठीक है। 43 क्वेश्चन, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन का गठन नागरिक अधिकारों पर होने वाले हमलों के खिलाफ जनमत बनाना था। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता आजाद भारत के लिए एक विकास योजना निर्मित करने के लिए की गई थी, ठीक है। 43 क्वेश्चन है ये। और उपयुक्त कथन में से जो है कौन सा है वो जो सही है, ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 43 क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, केवल दूसरा, दूसरी जो चीज है वो, दूसरी बात वो सही है, ठीक है। एक बार आप व्याख्या भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बी कथन एक सही, इंडियन सिविल सर्विसेज यूनियन का गठन अगस्त 1936 में नेहरू जी के प्रयासों से किया गया, और इसका गठन नागरिक अधिकारों से संबंधित सभी अतिक्रमणों के विरुद्ध जनता की राय को लामबंद करने हेतु गैर पार्टी सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। कथन 2 है, गलत है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में नेहरू जी की अध्यक्षता में स्वतंत्र होने के लिए विकास योजना के हेतु किया गया था, ठीक है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इसमें बी आया है, ठीक है। ये केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा क्यों गलत है ये आप व्याख्या में देख लीजिएगा। 44 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संघ संबद्ध नेता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, पूना एमजी रनाडे, पूना सार्वजनिक सभा जो थी, मद्रास महाजन सभा, ठीक है। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें जो पूछा है कि सही कौन से सुमेलित है, तो इसमें सही सभी सुमेलित होंगे, 1 2 3, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी ने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन गठन किया। दूसरा, पूना सार्वजनिक सभा का गठन न्यायमूर्ति रनाडे अन्य के द्वारा 1870 में किया गया। मद्रास महाजन सभा का गठन वीर सुब्रन अय्यर आनंद चार्लू अन्य के द्वारा 1884 में किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखें डेट। 45 क्वेश्चन है, निम्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में अभिनव भारत क्या था? क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था, गर्मपंथी समाचार पत्र, अन्य मध्य भारत का एक जनजातीय आंदोलन, नरमपंथी परिकल्पित स्वराज के तहत राष्ट्र। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था। लेकिन किसने की थी ये ध्यान रखें, 1904 में बी डी सावरकर ने, ठीक है, क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था, ठीक है, बी डी सावरकर। और 46 रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संदर्भ में कथनों पर विचार किए। सरदार पटेल ने बागी सदस्यों को, ठीक है, सरदार पटेल ने बागी सदस्यों को सत्ता प्राप्त करने होने तक आंदोलन जारी रखने की सलाह दी थी। और इसमें
दूसरा पॉइंट है, गांधी जी ने विद्रोहियों के प्रयासों की सराहना की और उनके विद्रोह का पूरी तरह समर्थन किया। तीसरा, मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि मोहम्मद अली जो जिन्ना चाहते थे अराइन के मुस्लिम सदस्य हड़ताल करने के बजाय प्राधिकरण के सामने आत्मसमर्पण करे, और राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। केवल 3 इसमें जो है वो सही है बस। ठीक है, एक भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो एक बार ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 47 है, स्वदेव बांधव समिति के संबंध में निम्न के कथन का विचार कीजिए, और ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। इसकी शुरुआत सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसकी जो स्थापना थी किसके द्वारा, स्वदेश बांधव। ठीक है, स्वदेश बांधव, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। और 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 से सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 1928 का लक्ष्य क्या था, तो 1928 का लक्ष्य तो ऑप्शन सी है, समाजवादी सामाजिक कम्युनिस्ट विचारों का प्रसार करने हेतु विदेशियों का प्रत्यार्पण करना। ठीक है, एक बार ये भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। 49 है, 1908 में कनाडा में भारतीय अप्रशंस पतन के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे जिनके कारण कामता गारू की घटना हुई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीटी में तो बहुत बार पूछ चुका है ये। ठीक है, और उसमें भी नेट में भी पूछ चुका है, लेकिन ये रिपीट होता रहता है, ध्यान रखिए। ठीक है, और 49 क्वेश्चन है, और 49 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों ही चीजें सही, यानी प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न करने भारतीय मजदूरों के विरुद्ध मूल अंग्रेजी मजदूरों का असंतोष था, और गोरों के साथ भारतीयों का मेलजोल ब्रिटिश अधिकारी को आशंका थी, और अंग्रेजों को आशंका थी कि भारतीय समाजवादी विचारों के प्रभाव में आ जाएंगे। तो 49 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हम और पूरा कर लेते हैं, इसे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, और अगर किसी कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी। 50 क्वेश्चन है, 1927 में दिल्ली प्रस्ताव के संदर्भ में कथन विचार करिए। मुस्लिम नेताओं द्वारा साइमन की रिपोर्ट के अनुक्रिया से मांगों का एक सेट था, समुच्चय था, और इसने मांग की कि पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट में दिल्ली प्रस्ताव में उठाई गई सभी मांगे, समझे, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, ये सही है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसे भी अच्छी तरीके से। ठीक है, और अब हम 51 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में फिर यहाँ से पढ़ेंगे, और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और ठीक लगे तो जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।